डॉक्टर साहब आंखों के विशेषज्ञ हैं और उनकी अपनी आंखें बिल्कुल दुरुस्त दिख रही हैं। ऐसा प्रेशर रहता है? नहीं, हमारे में तो कई बार ऐसा प्रेशर होता है, लोग आके कहते हैं कि हम तो सोचते थे कि आप बहुत बुजुर्ग दिख रहे होंगे मगर आप जवान दिखते हैं। तो अगर आई स्पेशलिस्ट को देखा जाए एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आई स्पेशलिस्ट ने अपनी आंख के ऊपर लेसिक कराया है चश्मा उतरवाने के लिए। इंटरेस्टिंग। आप ये सर्जरी बता रहे थे, ये 3 तरह की तरीके होते हैं, स्माइल, सिल्क और ज़ायोप्टिक्स। जी, क्या होता है सर ये तीनों? आप लेज़र के उपयोग से कॉर्निया की शेप को परमानेंटली चेंज कर देते हैं। उससे व्यक्ति को अगर माइनस का नंबर हो या प्लस का नंबर हो या सिलिंड्रिकल पावर हो, वो तीनों पावर्स उतर सकती हैं। थोड़ा आम भाषा में हमारे सब दर्शकों को बता दीजिए, मायोपिया क्या होता है? मायोपिया एक प्रकार का दृष्टि दोष है, यानी कि आपकी दृष्टि या जो विजन है वो कमज़ोर है। अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारी आज की प्रेजेंट जनरेशन है, आप दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, उससे मायोपिया का इंसिडेंस एवरी ईयर 2 to 3% बढ़ रहा है। ज्यादा टीवी ना देखो आंखें खराब हो जाएंगी। पर जिन लोगों का काम ही ऐसा है, मान लीजिए कोई कोडिंग कर रहा है, सॉफ्टवेयर का काम कर रहा है, तो सबसे पहले तो एक 20-20-20 रूल होता है, जो कि हर 20 मिनट यदि आप काम कर रहे हैं टेलीविजन या किसी चीज़ के ऊपर, तो 20 मिनट के बाद आप कम से कम 20 बार पूरी झपके लें। देन यू लुक एट अ डिस्टेंस, सो दैट योर आई रिलैक्सेस। गाजर खाने से सही में आंखें बहुत अच्छी हो जाती है। मोतियाबिंद, कैटरैक्ट, ये ना हो, क्या ये मुमकिन है? इंडिया में लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस जो है वो है कैटरैक्ट। एक सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट मैं दूंगा, गिवन अ लॉन्ग इनफ लाइफ ऑल ऑफ अस विल डेवलप अ कैटरैक्ट। बच्चों को भी कैटरैक्ट हो सकता है, पैदाइशी हो सकता है। अगेन the youngest child I have operated for cataract, which is in the Limca Book of World Records, is 27 days. डायबिटिक रेटिनोपैथी, जी, ये क्या है? तो डायबिटीज में पर्दे के ऊपर जो हानिकारक इफेक्ट हो रहा है रेटिना के ऊपर, उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है। तो हर व्यक्ति जिसको शुगर जब भी पता चलती है, उस व्यक्ति को अपनी आंख का पर्दा हर हालत में चेक कराना चाहिए। काजल को लेके बड़ी बातें होती हैं, जी, है ना, कि घी में पगा हुआ, इसमें पगा हुआ, उसमें पगा हुआ। क्या असर होता है इसका? असर तो खराब ही होता है। एक्चुअली काजल से कोई फ़ायदा नहीं होता। काजल के जो पेंसिल या जिस चीज़ से आप लगा रहे हैं, उससे ट्रकोमा होता था। और छोटे बच्चों को जो गांव देहात में काजल लगा देते हैं, वो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। लगाते नहीं हैं। और जो हमारा ट्रकोमा का इंसिडेंस आज की तारीख में इंडिया में कम हुआ है, वो काजल का जो चलन घटा है, हाँ, उससे घटा हुआ। उससे। एक त्राटक ध्यान होता है डॉक्टर साहब, जिसमें हम लॉ को देखते हैं, उनसे भी बड़ी मदद मिलती है। उनसे मदद मिलती है, मतलब लॉ से तो मैं इतना नहीं कह सकता, बट एक सिंपल सी एक्सरसाइज होती है, पेंसिल या पेन की टिप लेके आप उसको अपने करीब लाइए। हाँ, ये भी करवाते हैं, उसमें पास ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ। तो उससे जो आपका जहाँ पे मतलब जो आंख का मसल्स का जो अकोमोडेटिव पावर होती है, जहाँ पे ये डबल हो, वहाँ उसको रोक के ट्राई टू फ्यूज इट इनटू वन इमेज। कुल मिला के बात ये है कि जिस अपने अंग से पूरी दुनिया निहार रहे हो, लुत्फ ले रहे हो, किसी से प्रेम कर रहे हो, किसी को नाराजगी में देख रहे हो, खा रहे हो तो देख रहे हो, है ना, तो उस अंग का, उस आंख का बहुत ख्याल रखना है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और ये है लल्लन टॉप का बैठकी प्रोग्राम, जिसमें अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों से हम विस्तार से बात करते हैं अपने सवालों का जखीरा लेकर। आज हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, देश के सबसे बड़े अस्पताल में पढ़े हैं, एम्स में दिल्ली में, और वहाँ पढ़ाया भी है। अभी सेंटर फॉर साइट के नाम से अपना प्रबंधन चलाते हैं और पद्मश्री मिल चुका है। आँखों के विशेषज्ञ हैं, जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में ऑप्थेमोलॉजी कहते हैं। तो हमारे सामने बहुत सारे सवाल थे जो दर्शक हमारे सेहत कार्यक्रम में लगातार पूछ रहे थे, आँखों से जुड़े हुए। कुछ तो जेनेरिक कि टीवी ज़्यादा देखने से या मोबाइल स्क्रीन को ज़्यादा घूरने से आँखें ख़राब होती हैं क्या? कुछ सर्दी स्पेसिफिक कि गाजर खूब खाएंगे तो आंखें बढ़िया रहेंगी क्या? कुछ जो सैकड़ों वर्षों से पूछे जा रहे हैं कि काजल लगाएंगे तो आंखें बेहतर हो जाएंगी, नेत्र ज्योति बेहतर हो जाएगी क्या? और कुछ जो हमारी लाइफस्टाइल से ज़्यादा ड्रिवन हैं कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या दूसरे पेशेंट हैं, वो अपनी आँखों का कैसे ख्याल रखें। कैटरैक्ट, हम सबके घर में अभी पिछले दिनों मेरे ही पिताजी का कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ। तो बहुत सारी उसमें फिर इफ़, बट और क्वेरीज रहती हैं। तो हमें लगा कि हम इन सबको आज की इस खास सेहत बैठकी में सुलझाते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर महिपाल सचदेव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। एक तो मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर साहब आंखों के विशेषज्ञ हैं और उनकी अपनी आंखें बिल्कुल दुरुस्त दिख रही हैं। ऐसा प्रेशर रहता है
ऑप्थेमोलॉजिस्ट के ऊपर कि अगर वो खुद चश्मा लगाएं नहीं लगाएं तो पेशेंट पे कैसा इंप्रेशन पड़ेगा? नहीं, चश्मा लगाना तो खैर आज की तारीख में 40-50% लोगों को होता है। अनफॉर्चुनेटली कोविड के बाद मायोपिया का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है। और अगर इट हैज़ अ कोविड लिंक? नहीं, कोविड के लिंक ये है कि भाई आपने सारा दिन वर्क फ्रॉम होम किया या अपने बच्चों ने सारा स्कूलिंग ऑनलाइन करी, तो उससे आंख पे प्रेशर पड़ा। तो मायोपिया का इंसिडेंस जो है वो आज की तारीख में अगर ईस्ट एशियन कंट्रीज़ देखी जाएँ, ताइवान, कोरिया, चाइना वगैरह देखा जाए तो 70 से 80% लोग, जापान वगैरह, वहाँ पे सिंगापुर, वहाँ पे लोगों को चश्मा लगता था। आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्पेसिफिक प्रेशर ऑन दी आई स्पेशलिस्ट। मैंने इसलिए पूछ लिया डॉक्टर साहब क्योंकि मैं पिछले दिनों एक प्लास्टिक सर्जन से मिला जी, तो उन्होंने कहा कि साहब बड़ा प्रेशर रहता है कि हम भी अच्छे दिखें ताकि वो पेशेंट आए तो उनको लगे कि ये भी युवा से दिख रहे हैं। नहीं, हमारे में तो कई बार ऐसा प्रेशर होता है, लोग आके कहते हैं कि हम तो सोचते थे कि आप बहुत बुजुर्ग दिख रहे होंगे मगर आप जवान दिखते हैं। तो ऐसी तो कोई बात नहीं, चश्मा लगाने से कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। बट ये डेफिनेटली है कि अगर आप देखें जो लेसिक सर्जरी की विधि है चश्मा उतारने की, तो अगर आई स्पेशलिस्ट को देखा जाए एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आई स्पेशलिस्ट ने अपनी आँख के ऊपर लेसिक कराया है चश्मा उतरवाने के लिए। इंटरेस्टिंग। आप ये सर्जरी बता रहे थे, ये 3 तरह की तरीके होते हैं, स्माइल, सिल्क और ज़ायोप्टिक्स। जी, क्या होता है सर ये तीनों? तो लेसिक के बारे में बात करी जाए तो लेसिक का मतलब होता है लेज़र इन सीटू केराटोमिल्यूसिस, यानी कि लेज़र के उपयोग से कॉर्निया, केराटो मतलब कॉर्निया होता है, मिल्यूसिस मतलब रीशेपिंग, तो आप लेज़र के उपयोग से कॉर्निया की शेप को परमानेंटली चेंज कर देते हैं। उससे व्यक्ति को अगर माइनस का नंबर हो या प्लस का नंबर हो या सिलिंड्रिकल पावर हो, वो तीनों पावर्स उतर सकती हैं। तो ये जो विधि है ये कम से कम अब से आप समझिए कि भाई 35-40 साल पहले ये स्टार्ट हुई थी और उसके बाद इसमें एडवांसेस होते गए। तो सबसे पहले जो अगर मैं लेसिक के बारे में आपको बताऊं या ज़ायोप्टिक्स या कंटूरा के बारे में बताऊं, तो उसमें जो कॉर्निया, ये सामने की पुतली होती है, उसमें हम एक फ्लैप बनाते हैं, कॉर्निया को स्लाइस करते हैं, उसमें फ्लैप बनाते हैं और खोल देते हैं कॉर्निया को। हाँ, लगभग हिंज के साथ, जैसे दरवाजे का हिंज होता है वैसे कॉर्निया को, इट्स कॉल्ड एज अ फ्लैप। तो उसको मतलब कि हम 22 मिलीमीटर का कट करके कॉर्निया के अंदर एक फ्लैप बनाते हैं विद अ माइक्रो केराटोम। पहले ब्लेड से बनता था, आज की तारीख में वो एक और लेज़र आ गया है जिसको हम फेम्टोसेकंड लेज़र कहते हैं, जो बहुत प्रिसाइज और महीम होता है, उससे हम ये फ्लैप बनाते हैं। फ्लैप बनाने के बाद जो कॉर्निया की सरफेस एक्सपोज हुई उसको हम एक लेज़र जिसको एक्साइमर लेज़र कहते हैं, जो कि एक बर्निंग लेज़र है, उससे हम सर्टन अमाउंट ऑफ कॉर्नियल टिश्यू को बर्न कर देते हैं। तो कॉर्निया अगर उसका आकार ऐसे कर्व्ड है तो बर्न करने से वो फ्लैटन हो जाएगा। फ्लैटन होने से नंबर व्यक्ति का माइनस का उतर जाएगा। तो ये विधि जो होती है ये लेसिक की विधि होती है, जिसके अंदर के कॉर्निया का शेप हम परमानेंटली चेंज करते हैं। अगर किसी को प्लस का नंबर है तो लेज़र को हम यहाँ पे मूव करेंगे जिससे कॉर्निया सेंटर से स्टीप हो जाएगा, कर्वी हो जाए। हाँ जी, कर्वी हो जाएगा। तो वो कर्व होने से उसका प्लस का नंबर उतर जाता है। किसी को समतल करना है और किसी को उभारना है। उभारना है, और यहाँ किसी को जैसे नॉर्मली राउंड जैसे फुटबॉल है वैसे गोल काटेंगे, नहीं तो ओवल जैसे बेसबॉल है या वो है आपका, उसकी तरह से करोगे तो उसमें सिलिंड्रिकल पावर उतर जाएगी। तो ये तो फ्लैप के साथ जो प्रोसीजर होता था इसको हम ज़ायोप्टिक्स कस्टमाइज्ड लेज़र बोलते थे या कंटूरा बोलते थे। अब जो है वो विधि जो आ गई है, जो फ्लैपलेस विधि आ गई है, जिसमें हम फ्लैप नहीं बनाते हैं। जो आप बोल रहे थे ना, कॉर्निया को स्लाइस करके उसको उठाते नहीं हैं। अगर हमको इतना टिश्यू बर्न करना था तो जो फेम्टोसेकंड लेज़र है उसको हम पहले इस सतह पे मूव करेंगे, फिर इस सतह पे मूव करेंगे और फिर 2 मिलीमीटर का कट करके इसको बाहर निकाल लेंगे। यानी कि जितना टिश्यू पहले बर्न होता था, बर्न होने की जगह उसका एक स्लाइस बन जाता है 2 मिलीमीटर। जैसे एक लिफाफे में चिट्ठी है तो आपको पूरा लिफाफा फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक साइड से उसकी ओपनिंग करिए और वो चिट्ठी को बाहर निकाल लीजिए। उसी तरह इसको हम लेंटिक्यूल बोलते हैं, जो कि लेंटिक्यूल को, टिश्यू को निकाल देते हैं। उसका काम वही होगा जो कि बर्न करने से होगा कि कॉर्निया का कर्वेचर जो है वो सेंटर से फ्लैट हो जाएगा। तो इसको स्माइल यानी कि स्मॉल इंसीजन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन कहते थे। और इसकी जो नई विधि है उसको हम सिल्क कहते हैं, जो कि नई मशीन आई है, जो कि इंडिया हैज़ द प्रिविलेज ऑफ बीइंग द फर्स्ट कंट्री, रादर सेंटर और साइट वाज द फर्स्ट प्लेस फ्रॉम वेयर
FDA की रिसर्च भी और पूरे वर्ल्ड की रिसर्च जो है ये मशीन को डेवलप करने की हमने करी है और इसमें सारा डेटा दिया है और अब वो नाउ इट इज़ कमर्शियली अवेलेबल। क्या होता है ये सिल्क? सिल्क जो है ये फेम्टोसेकंड लेज़र है। नहीं, जैसे आप वैसे समझाओ डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने समझाया, खोल दिया लिफाफा, तीसरे में क्या होता है? सेम चीज़ है, मशीन जैसे गाड़ियां हैं आपकी डिफरेंट और एडवांस हो गई। इट इज़ मोर एडवांस, जिसके अंदर के जो स्पॉट साइज है वो 4 माइक्रोन से घट के 1 माइक्रोन हो गया और मच फास्टर लेज़र है, जिससे कि टाइम जो है जो लगता है लेज़र करने के लिए वो कम हो गया है, 2/3 रह गया है। और उसके अंदर जो क्वांटम ऑफ एनर्जी है, जितनी एनर्जी यूज़ करते हैं वो लेंटिक्यूल बनाने के लिए, वो कम हो जाती है। तो इसके कारण आईज जो हैं दे आर गिविंग बेटर रिकवरी। एक और टेक्निकल बात है जिसको कहते हैं कि जो लेंटिक्यूल की शेप होती है वो प्लेनो कॉन्वेक्स। लेंटिक्यूल क्या होता है? जो हमने टिश्यू निकाला, जो आपको बोला, आप एक लिखिएगा, एक लोफ ऑफ ब्रेड है, हाँ, उसमें हमने ऐसे ऐसे करके एक स्लाइस को ऐसे बाहर खींच लिया, तो इसको ये जो पीस निकाला है इसको हम लेंटिक्यूल कहते हैं। जो कॉर्निया का पीस हमने निकाला है उसको हम लेंटिक्यूल बोलते हैं, समझे? ठीक है। तो पहले ये टिश्यू बर्न होता था, अब ये स्लाइस होके लेंटिक्यूल बन जाता है, जिसको एक पतली सी परत होती है जिसको कि हम निकाल लेते हैं। बड़ा बारीक काम साउंड, बहुत बारीक काम होता है ये। 13 माइक्रोन से 14 माइक्रोन एक नंबर को करेक्ट करने के लिए सिर्फ यूज़ होता है, 13 माइक्रोन। तो आपका जो टिश्यू है 30-40 माइक्रोन का, आप उसको निकालते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर। दिस इज ऑल अ माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, बट द entire laser process is you can say semi robotic or controlled by the computer। तो ये जो अब सिल्क का प्रोसीजर है उसमें जो लेंटिक्यूल की आप बात कर रहे थे वो प्लेनो कॉन्वेक्स की जगह बाई कॉन्वेक्स हो गया। आपके जितने कैमरे लगे हुए हैं या स्टूडियो वगैरह में, उनमें सबके लेंस बाई कॉन्वेक्स होते हैं। हाँ। बाई कॉन्वेक्स लेंस में जो चित्र बनता है या जो उसके थ्रू रिफ्रैक्शन होती है वो सबसे सटीक होती है और उसमें एब्रेजन्स बोली जाती हैं वो नहीं होती हैं। तो इसलिए इसका आउटकम जो सिल्क का है दैट इज सपोज टू बी बेटर देन इवन स्माइल, एंड स्माइल इज बेटर देन लेसिक। एक बात बताइए, बिल्कुल लेमैन सवाल, तो कोई भी आदमी जिसको चश्मा लगा हो, कितने भी पावर का, वो सब हट सकता है किसी भी तरह का? देखिए, एक चीज़ हम कहते हैं कि आपको एक टेक्निक नहीं है सिर्फ आंख का चश्मा उतारने की, उसकी कई प्रकार की टेक्निक्स हैं जिसमें टेक्निकल चीज़ें मतलब आ जाती हैं कि लेज़र भी है और साथ में लेंस भी नया आंख में डाल देते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट लेंस व्यक्ति डालता है, उसकी जगह परमानेंटली आंख में लेंस भी डाल सकते हैं, उसको हम ICL कहते हैं, वो विधि भी है। और हम लेज़र की विधि यानी कि ये जो सिल्क की विधि है इसको और ICL की विधि को भी मतलब जोड़ सकते हैं। नहीं, तो मतलब कुल मिला के, लेकिन किसी भी तरह मैं वही बता रहा हूँ, जो मैक्सिमम नंबर मैंने उतारा हुआ है वो -28 का उतारा हुआ है। -28? जी। तो उसमें वो कितना मोटा चश्मा लगाते थे? बहुत मोटा चश्मा लगाते थे। तो उसमें जो व्यक्ति है, ये लोग इसको समझते नहीं है कि व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, सुधर जाता है उससे। 28 नंबर का किसी का चश्मा हो तो चीज़ बहुत छोटी दिखती है, साइड से नहीं दिखती है, और वो व्यक्ति की बहुत सारी एब्रेजन्स और वो साइड विजन के अंदर बहुत दिक्कत आती है। तो ये व्यक्ति की विजुअल रिहैबिलिटेशन तो एक मतलब बहुत सटीक। अगर व्यक्ति सुबह उठता है उसके बाद चश्मा नहीं है तो क्या करेगा? -20 का नंबर किसी का लगा हुआ है तो उसको तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो सिंगापुर गवर्नमेंट, चाइना की गवर्नमेंट, उन्होंने, क्योंकि उनको अब लोग नहीं मिल रहे हैं अपनी फ़ौज में जाने के लिए, क्योंकि चश्मा अगर लगा हो तो वो फौज में अनफिट करते हैं, तो इसलिए वो ये टेक्निक्स को अब लीगली अलाउ कर रहे हैं, रादर सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आप ये टेक्निक्स कराइए। फाइटर पायलट बनना है, फाइटर पायलट बनिए, फौज में जाना है, फौज में जाइए। आपका जैसे प्रोफेशन है टेलीविज़न वगैरह का, उसके अंदर मतलब अगर आपने चश्मा नहीं लगाना तो दीज आर फंक्शनल थिंग्स। It is not just a cosmetic surgery. I don't think it is a cosmetic surgery. It is a functional thing which rehabilitates the patient significantly. तो बहुत इसका वास्तव में एडवांटेज है। कोई रेसलिंग कर रहा है, कोई बॉक्सिंग कर रहा है, वो चश्मा लगा के थोड़ी करेगा। क्रिकेट खेल रहा है तो वो मतलब एक आधी देखते हैं आप मैच में, ये एक न्यूजीलैंड बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर। मतलब आपने कहा, मुझे डेनियल वेटोरी याद आया जो काफ़ी टाइम पहले खेलता था। अच्छा, एक डॉक्टर साहब जो बीमारी सबसे कॉमन हम सुनते हैं, जो मैं अपने पिताजी का भी जिक्र कर रहा था, मोतियाबिंद, कैटरैक्ट, ये ना हो, क्या ये मुमकिन है कि मैं बहुत अपनी सेहत का ख्याल रखूं, या बुढ़ापे में ये होनी ही है और इसका ज़्यादा लोड ना ले, जब हो जाए तो ठीक करवा लें? एक सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट मैं दूंगा, गिवन अ लॉन्ग इनफ लाइफ ऑल ऑफ अस विल डेवलप अ कैटरैक्ट।
कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लोग वैसे यूनानी, आयुर्वेदा और होम्योपैथी में कहते हैं कि ये दवाई डाल लीजिए, इससे मोतिया रुक सकता है, बट देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस के इससे मोतिया रुक सकता है। जैसे आपके बाल सफ़ेद होते हैं वैसे ही आपकी आंख के अंदर नॉर्मल लेंस होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, वो उसकी जो प्रोटीन्स होती हैं वो समय रहते हुए डीनेचर हो जाती हैं। जैसे ये प्रोटीन्स डीनेचर हो जाती हैं तो वो लेंस जो है वो सफ़ेद पड़ जाता है, धुंधला पड़ जाता है। इसको कोई दवाई ऐसी नहीं है आज की तारीख में जो कि इसको रोक सके। बुढ़ापे को जैसे नहीं व्यक्ति आज की तारीख में रोक सकता या एजिंग को नहीं रोक सकता, वैसे लेंस के डीनेचर प्रोटीन्स को होने से, क्योंकि वो डीनेचर होती हैं, क्लम्पी हो जाती हैं, तो जैसे सफ़ेद पारदर्शी शीशा है उसकी जगह वो ओपेक हो जाएगा। उसका एक ही तरीका है कि आप वो जो ओपेक लेंस है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसको निकालें और उसकी जगह एक कृत्रिम आर्टिफिशियल लेंस लगा दें, जिसको हम इंट्राओकुलर लेंस कहते हैं। तो ये जो आपने सवाल पूछा क्या रुक सकता है, आज की तारीख में साइंस की ऐसी तरक्की नहीं हुई है कि हम इसको रोक सकें। हर व्यक्ति को गिवन लॉन्ग इनफ पैरालाइफ कैटरैक्ट हो सकता है, और बच्चों को भी कैटरैक्ट हो सकता है, पैदाइशी हो सकता है। अगेन द यंगेस्ट चाइल्ड आई हैव ऑपरेटेड फॉर कैटरैक्ट विच इज़ इन द लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इज 27 days। अरे बाप रे। और उसमें बच्चे पैदाइशी हो सकते हैं। आपके दिवाली दुशहरा जैसे अभी निकला है, तीर कमान की चोट से, इंडस्ट्रियल चोट से, स्टीरॉयड्स जो बहुत सारे कोविड में दिए गए हैं उससे भी कैटरैक्ट का हो जाता है, थायराइड की डिजीज़, डायबिटीज़ वगैरह, ये सब मिला के कई चीज़ें लीड कर सकती हैं। ये सब चीज़ें जो है जिसमें कैटरैक्ट बढ़ सकता है। और डायबिटीज़ वालों को जब ये होता है जी, तब ज़्यादा दिक्कत होती है। एक हमने एक टर्म सुना, डायबिटिक रेटिनोपैथी, जी। ये क्या है? देखिए, डायबिटीज़ का दुष्प्रभाव जो है वो बॉडी के बहुत सारे अंगों पे पड़ता है। हार्ट में जैसे वेसल्स में हो सकता है, किडनी के ऊपर असर हो सकता है, वैसे ही आँख का जो पर्दा है जी, उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो लीकी हो जाती हैं और नई नाड़ियाँ बन जाती हैं। तो रेटिना के अंदर ये जो नई नाड़ियाँ बनती हैं, ये लीक हो जाती हैं, इसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं या डायबिटिक आई डिजीज़ कहते हैं। ओके। तो डायबिटीज़ में पर्दे के ऊपर जो हानिकारक इफेक्ट हो रहा है रेटिना के ऊपर, उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है। और वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस डायबिटिक रेटिनोपैथी है। इंडिया में लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस जो है वो है कैटरैक्ट, क्योंकि कैटरैक्ट का पूरे ऑपरेशन नहीं कर सकते। वैसे इंडिया के अंदर 75 लाख कैटरैक्ट सर्जरीज करी जाती हैं, वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैं। चाइना, US, Europe put together, we are doing more surgeries in India for cataract. But diabetic retinopathy, even in the most developed countries, is a blinding disease because लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि आपको अगर शुगर है तो आपके पर्दे के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। जबकि हमारे यहाँ तो बहुत, मतलब वी आर डायबिटिक कैपिटल। हाँ जी। तो हर व्यक्ति जिसको शुगर जब भी पता चलती है उस व्यक्ति को अपनी आंख का पर्दा हर हालत में चेक कराना चाहिए, हर साल चेक कराना चाहिए। और जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है उसको समय में 3 से 6 महीने में दोबारा चेक कराना चाहिए। इसके ऊपर इतना काम चल रहा है आज की तारीख में, सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोर मच रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, AI के ज़रिए आंख का फ़ोटो लिया जाएगा, जो मतलब फ़ोटो तो खैर कैमरे से लिया जाएगा, फंडस कैमरा से, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसको एनालाइज किया जाएगा कि इस व्यक्ति को डायबिटिक रेटिनोपैथी है कि नहीं है और किस ग्रेड की है और उसमें क्या हो रहा है और उसको क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, गूगल इज़ इन्वेस्टिंग इनटू इट। कल को आप ये आज से 5 साल के बाद आप मॉल में जाएंगे तो मॉल में कैमरे लगे हो सकते हैं जिसके अंदर के आपकी आंख का फ़ोटो लिया जा सकता है और ये बताया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि आपकी बॉडी के अंदर कोई और बीमारी, डायबिटीज़ करके खराबी आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि सिर्फ रेटिना से, सिर्फ रेटिना की स्कैनिंग, ये सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो रेटिना है वो ही एक जगह है जहाँ पे आदमी की ब्लड वेसल्स को देखा जा सकता है बिना चीर-फाड़ किए हुए। मेरी बॉडी में जो नसें, रेटिना में जो भी वेसल्स चल रही हैं वो सारी वेसल जो हैं वो रेटिना में भी जाती हैं। तो कोई भी चेंजेस जो बॉडी में ब्लड वेसल्स में हो रहे हैं वो रेटिना में दिख सकती है। मतलब वो जो गाना है, आंखें भी होती हैं दिल की जबान, हाँ, तो ये पूरे शरीर की जबान बयान हो रही है आंखों में, बयान हो रही है और ये होगी आगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्दे की जांच, आपको कैंसर हो, आपको एनीमिया हो, आपको कोई हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक चित्र लेके हम उसको देख सकते हैं।
और ये कल्पना ऐसी है, मतलब इसके प्लस माइनस दोनों ही हैं, क्योंकि प्राइवेसी को लेके कंसर्न है कि हम मॉल में घुसे, उन्होंने हमें स्कैन किया एंड दे हैव मेडिकल डेटा विच दे कैन सेल टू, अगले दिन पता चला हमको शाम से मैसेजेस भी आने लगे, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेसी को लेके अभी उतने सेफगार्ड्स नहीं है। बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपने शुरुआत में मायोपिया शब्द इस्तेमाल किया था, हम लोग बचपन से पढ़ते रहे हैं, थोड़ा आम भाषा में हमारे सब दर्शकों को बता दीजिए मायोपिया क्या होता है। मायोपिया एक प्रकार का दृष्टि दोष है, यानी कि हाँ, यानी कि आपकी दृष्टि या जो विजन है वो कमज़ोर है। ठीक है, व्यक्ति का नॉर्मली लाइट आती है, कॉर्निया सामने है, पुतली से अंदर मुड़ती है और लेंस के बाद मुड़ के पर्दे के ऊपर पीछे जाके वो इट हैज़ टू फॉर्म अ क्लियर इमेज। अगर ये फोकस जो है हिला हुआ है, तो अगर वो ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो पहले हो रही है, लाइट पहले पर्दे से आ रही है, अगर कम है तो मतलब वीक है आई तो पीछे जा रही है, और सिलेंड्रिकल है तो ओवल बन रही है। तो यदि आपको इसको करेक्ट करना है तो आपको माइनस का चश्मा लगाना पड़ेगा या प्लस का चश्मा लगाना पड़ेगा। अगर व्यक्ति को माइनस का चश्मा लगाना पड़ता है, जो कि बच्चों में आमतौर पे देखा है, तो उसको हम कहते हैं मायोपिया। तो माइनस का चश्मा या माइनस का कॉन्टैक्ट लेंस लगेगा तो उसको हम मायोपिया कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारी आज की प्रेजेंट जनरेशन है जी, जो बाहर नहीं निकलती है, आउटडोर स्पोर्ट्स नहीं खेलती है, जो कि हर वक्त अपने लैपटॉप पे रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, उससे मायोपिया का इंसिडेंस एवरी ईयर 2 to 3% बढ़ रहा है इन दी पॉपुलेशन। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, इट्स अ वेरी बिग नंबर। 2 to 3% एवरी ईयर, 1.4 बिलियन, मोर देन दैट। तो ये बच्चों को में आम देखा गया है कि जो देखिए ऐसा है, जो आंख है आपकी वो दूर के लिए बनी हुई है। यदि आप हर वक्त पढ़ते हैं तो आपकी आंख में अकोमोडेशन होती है, जिसमें कि आंख पे स्ट्रेन पड़ता है, और इसके कारण आंख की आईबॉल जो है उसकी लेंथ जो है वो इलॉन्गेट हो जाती है और उसमें व्यक्ति को मायोपिया हो जाता है। दूसरा, इट हैज़ बीन वेरी कैटेगोरिकली सीन के एक्सपोजर टू सनलाइट दैट हेल्प्स, यहाँ पे विटामिन बनता है स्किन से, आपके आईज के अंदर डोपामीन होती है, उसके ज़रिए मायोपिया की प्रोग्रेशन रुकती है। अगर हम खुश रहेंगे डोपामाइन खूब बनेगा और धूप में जाएंगे, और धूप में जाएंगे। वाह। तो सिंगापुर गवर्नमेंट ने बच्चों को स्कूल में 1.5 घंटा मिनिमम आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए प्रिस्क्राइब किया है कि स्कूल में 1.5 घंटा आपको बाहर जाके खेलना है या बाहर जाके आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द मायोपिया प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स विच इज़ देयर। वेरी नाइस। तो जैसे बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे होंगे, बच्चों का आपने जिक्र किया मायोपिया का, व्हाट शुड दे डू? एक तो ऑब्वियस चीज़ है कि मोबाइल का या स्क्रीन का एक्सपोजर कम रहे, उसके अलावा और देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है मायोपिया के लिए, बच्चे का आंख का टेस्ट कभी नहीं करवाया जाता। आप जब स्कूल में बच्चे को भर्ती कर रहे हैं, या रादर उससे पहले भी बोलें कि जब बच्चा पैदा होता है तो आई टेस्ट होना ज़रूरी है, और बच्चे को, क्योंकि ये यंग एज में ये माइनस का नंबर उतरता है, तो ये हर साल व्यक्ति का बच्चे का टेस्ट होना चाहिए। माँ बाप बच्चे को डांटते हैं कि भैया तू स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रहा, मगर वो बोर्ड बेचारा ही नहीं देख पा रहा, क्योंकि उसको चश्मे की ज़रूरत है और आपने टेस्ट तो कराया नहीं कि वो नहीं देख पा रहा। बच्चे को क्या पता कि भाई मेरे को चश्मे की ज़रूरत है। तो एक फ्रीक्वेंट आई एग्जामिनेशन इज़ समथिंग विच इज़ अ मस्ट। हाँ, मतलब स्कूलों में इसको मैंडेटरी कर देना चाहिए कि जैसे आप बच्चे का दाखिला कर रहे हो और वो बेसिक लेटर छीन सकता है, पहचान सकता है, तो उसका एक टेस्ट करवाएं, और हर साल है ना। हाँ जी। दूसरा जो है वो है कि अगर आपको चश्मे की ज़रूरत है तो आपको चश्मा लगाना है। तीसरी बात ये है सनलाइट एक्सपोजर। चौथी बात ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। पांचवी बात रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ फॉर ऑलवेज नॉट बीइंग ऑन द मोबाइल फ़ोन। और आज की तारीख में 2 अच्छी चीज़ें हुई हैं मायोपिया कंट्रोल के लिए। एक तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन हम एक दवाई यूज़ करते हैं, उसकी बहुत महीम कॉन्सेंट्रेशन 0.01% रात को एक बार अगर बच्चे की आंख में डाली जाए जिसको मायोपिया प्रोग्रेस कर रहा है, तो इन मोर देन 2/3 स्ट्रिक्टली डॉक्टर्स की सलाह के बाद, प्लीज डू नॉट डू इट ऑन योर ओन, तो वो 67 to 70% पेशेंट्स में मायोपिया की प्रोग्रेशन कम हो जाती है। कारण जो मैंने बताया, अकोमोडेटिव जो स्ट्रेन होता है वो रुक जाता है एट्रोपिन से, उससे आंख की लेंथ नहीं बढ़ती और मायोपिया नहीं आता। दूसरा, आज की तारीख में
कुछ नए प्रकार के चश्मे के लेंस आ गए हैं जिससे कि पर्दे के पेरिफेरी को अगर हम स्टिमुलेट करें तो मायोपिया की प्रोग्रेशन रुक सकती है। तो ये दो चीज़ें हैं जो बड़ी लाभदायक हो रही हैं। एक तो लो डोज एट्रोपिन अंडर, एज यू सेड, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट दिस थिंग, एंड द सेकंड इज अगेन अंडर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सुपरविजन द यूज़ ऑफ न्यू टाइप ऑफ लेंसेज जैसे स्टेलेस्ट लेंस वगैरह हैं जिससे कि मायोपिया की प्रोग्रेशन अगेन रुक रही है। ये अब इंडिया में अवेलेबल है, हमारे पास भी अवेलेबल है। दिस इज समथिंग विच इज़ गुड। कुल मिला के बात यह है कि जिस अपने अंग से पूरी दुनिया निहार रहे हो, लुत्फ ले रहे हो, किसी से प्रेम कर रहे हो, किसी को नाराज़गी में देख रहे हो, खा रहे हो तो देख रहे हो, है ना, तो उस अंग का, उस आँख का बहुत ख्याल रखना है। कुछ डॉक्टर साहब बड़ी जेनरिक चीज़ें हैं जो हम लोग बचपन सुनते आ रहे हैं, जरा मैं उस पर भी अब आप मिल गए तो एक क्लैरिटी ले लेता हूँ जी। हम लोगों को बचपन में खूब भड़काया जाता था, ज़्यादा टीवी ना देखो आंखें खराब हो जाएंगी। सही बात है ये? अभी तो आपको वही जिक्र किया है कि टीवी देखो, मोबाइल देखो, फ़ोन देखो, इसमें आंख पे हम स्ट्रेन डाल रहे हैं। स्ट्रेन डालते हैं तो आंख की मांसपेशियां या जो सीलरी मसल्स होते हैं उससे मायोपिया इंड्यूस होता है। पर जिन लोगों का काम ही ऐसा है, मान लीजिए कोई कोडिंग कर रहा है, सॉफ्टवेयर का काम कर रहा है, उसको स्क्रीन देखनी है लगातार, अब वो प्रोफेशनल हैजर्ड है तो उसमें। क्या करें? बीच बीच में हम दिन में एक बार दो बार आंखों पे पानी के छींटे मारते रहें, या वो आजकल वो पैच आते हैं जिसको ऐसे लगा लो तो बड़ी तरावट सी मिलती है, कई लोग बर्फ खीरा वीरा रखते हैं, वो सब करते हैं सलाह में। तो सबसे पहले तो एक 20-20-20 रूल होता है जो कि हर 20 मिनट यदि आप काम कर रहे हैं टेलीविज़न या किसी चीज़ के ऊपर, तो 20 मिनट के बाद आप कम से कम 20 बार पूरी झपके लें, आंख को पूरा झपके 20 मिनट के बाद ऐसे पूरा बंद करें, खोलें, कम से कम 20 बार। 20 बार। उससे क्या होता है, आंख की तराई जो होती है, जो टीयर फिल्म होती है, हाँ जी, वो लुब्रिकेट करती है आई को। तो आपको शाम तक जो आपको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होता है, आंख लाल हो जाती है, मतलब जिसमें आप मसलते रहते हैं, वो नहीं होता। क्योंकि व्हेन यू आर लुकिंग एट अ स्क्रीन इट्स अ हाफ ब्लिंक, यू डोंट ब्लिंक फुली, यू आर जस्ट ब्लिंकिंग लाइक दिस। हाँ, ठीक है, तो एक तो ये हुआ। दूसरा ये है कि जब आदमी ऐसे पढ़ रहा होता है तो आंख पे स्ट्रेन आ रहा होता है, तो 20 मिनट के बाद आप कम से कम 20 सेकंड आंख को बंद करके बैठिए, या जैसे आप कह रहे हैं थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं, या आई पैच भी लगा सकते हैं, या इवन कोल्ड कंप्रेसेस, दैट गिव्स यू रिलीफ, दैट इज द सेकंड। देन यू लुक एट अ डिस्टेंस, you look at a distance so that your eye relaxes. Again you look at a distance करीब of देख 20 रहे हैं feet. तो फिर दूर देखें। हाँ, मतलब 20 मिनट के बाद कम से कम आधा मिनट, 1 मिनट आप थोड़ा रिलैक्स करिए और 20 फुट की दूरी पे देखिए। तो ये 20-20-20 रूल है, ये नॉर्मली किया जाता है। बाकी जो स्क्रीन की हाइट है वो ना नीचे होनी चाहिए ना ऊपर होनी चाहिए, दैट शुड बी प्रेफरेबली एट योर आई लेवल। हाँ, हमारी एक दोस्त है, वो खूब हमको डांटती है, बोले ऐसे क्यों लिखते हो? मतलब जैसे कुछ देख रहा हूँ आईपैड पे तो वो कहती है ऐसे, ये सामने रखो ऐसे। वैसे दैट इज़ द बेस्ट पोस्चर। एंड ऑल्सो आपके जो पीछे से आपको जो स्पाइन वगैरह और जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। तो किताब पढ़ने में भी ऐसे ही करें कि इसको ऐसे तो पढ़ने के बजाय ऐसे सामने रखें? जी, आइडियली तो यही होता है। और दूसरा उसके बाद जो है आपको जो स्क्रीन का डिस्टेंस और आपका डिस्टेंस जो है वो पूरा होना चाहिए। आपकी लाइट जो है वो ना बहुत ब्राइट होनी चाहिए और ना बिना लाइट के काम करना तो चाहिए। वो जो वो कर देते हैं, जैसे टीवी भी देखते हैं और सब लाइटें वाइटें बंद कर, तो पूरा नजर स्क्रीन पे रहे, उससे स्ट्रेन पड़ता है। जैसे सिनेमा घरों में करते हैं वैसे हम लोग घर में भी करने लगे हैं। उसमें स्ट्रेन पड़ता है ज़्यादा आँख पे। तो यू हैव टू हैव अ नॉर्मल ल्यूमिनोसिटी इन दी रूम। अच्छा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। गाजर खाने से सही में आंखें बहुत अच्छी हो जाती है? गाजर खाने से जो है उसमें विटामिन ए होता है। हाँ। एंड विटामिन ए का आज की तारीख में तो खैर कम हो गया है, बट पहले जो होता था उसमें कॉर्निया पे और रेटिना पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। केरेटोमलेशिया, आँख कॉर्निया पिघल सकता है, इन्फेक्शन से ओपन अगर विटामिन ए कम हो तो? जी। तो गाजर इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मैंगोज, गाजर वगैरह, ये दे आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। कुल मिला के हरी सब्जियां चाप के खानी है और सर्दियों में गाजर खानी है। और गाजर से डॉक्टर साहब का तात्पर्य सिर्फ गाजर के हलवे से नहीं है कि मैं अपनी आंखों का ख्याल रख रहा हूँ इसलिए एक कटोरा भर के मैं गाजर का हलवा खाऊंगा, वो नहीं है। क्योंकि उस चक्कर में तुम्हारा विटामिन ए तो जितना होगा कोलेस्ट्रॉल अप हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ये बताइए, काजल को लेके बड़ी बातें होती हैं जी, है ना, कि घी में पका हुआ, इसमें पका हुआ, उसमें पका हुआ। सुंदरता के लिए लगाते हैं लोग, हैं कुछ पुरुष लगाते हैं, महिलाएं कुछ ज़्यादा लगाती हैं, पर सब लोग लगाते हैं ना। क्या असर होता है इसका?
असर तो ख़राब ही होता है एक्चुअली, काजल से कोई फ़ायदा नहीं होता। काजल के जो पेंसिल या जिस चीज़ से आप लगा रहे हैं उससे ट्रकोमा होता था, एक तरह का इन्फेक्शन होती थी जो कि एक आदमी, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति उस चीज़ को यूज़ करता अगर अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। हाँ, मतलब सेम चीज़ को जो लगाने के लिए, तो उससे कोई सुंदरता के लिए है, सुंदरता के लिए, बट इट हैज़ नो बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन दी आई। ये पर पक्की बात सुंदरता है। के लिए तो लगा सकते हैं लगाओ, ना। शौक से लगाइए उसमें, मगर पेंसिल जो भी यूज़ कर रहे हैं वो अपने लिए यूज़ करिए। टूथब्रश वाला डेकोरम फॉलो करना है जी अपना टूथब्रश, हाँ। अपनी काजल वाली पेंसिल है। जी, वो अच्छा। तो है। हाँ। और कभी जैसे जिन लोगों के प्रोफेशन में ऐसा होता है कि काफ़ी हैवी आई मेकअप, आजकल आई मेकअप का ट्रेंड भी बहुत हो गया, उसमें कभी कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाती है? आपके पास केस आता है कि आई मेकअप के चक्कर में ये कांड हो गया? देखिए, आई मेकअप तो कई प्रकार से आ रहा है आपके पास आज की तारीख में। यहाँ पे कंजंक्टिवा पे लोग तारे, स्टार्स वगैरह भी लगा लेते हैं, और आपका जो अंदर, हाँ, ये जो वाइट ऑफ द आई है, हाँ। और आप आंख का रंग बदल देते हैं, वो भी आइरिस प्रोस्थेसिस से आई को कलर डिफरेंट करने के लिए। हाँ, वो नागिन टाइप के लेंस लगा लेते हाँ, हैं कुछ वो लोग। कॉन्टैक्ट लेंस भी लगाते हैं, मगर आइरिस का भी हो सकता है। मगर हमारे पास नहीं, ये आइरिस का क्या होता है, मतलब ब्राउन ऑफ द आई है, उसको लेजर के जरिए उसका कलर को डीपिगमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी ब्राउन आंखें जी। हैं तो लेजर अप्लाई करके उसको डीपिगमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी आंखें भूरी हो सकती हैं, पिगमेंट कम पर हो मैं गया ऐसा ना। क्यों करूंगा? आप सुंदर लगने के लिए करेंगे। वो तो मैं ऐसे ही लग रहा हूँ। और जो आप ये कांड की बात कर रहे हैं, लोगों के ब्रशेज लगते हैं आंख में, जैसे मतलब आई मेकअप कर रहे हैं, केमिकल इंजरी हो सकती है आई के अंदर, जो आपके केमिकल वगैरह चले गए। और ये सारी चीज़ें जो हैं, इस चीज़ से हमारे पास पेशेंट्स रोज़ आते हैं, केमिकल इंजरी के आते हैं, जिसमें कॉर्निया छिल गया। कॉन्टैक्ट लेंस लगाते टाइम कई बार कॉन्टैक्ट लेंस आंख में ऊपर घुस जाता है, तो वो दोज काइंड ऑफ थिंग्स, कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस, तो ये कॉस्मेसिस के साथ रिलेटेड आई के अंदर प्रॉब्लम्स तो आ सकती हैं। और छोटे बच्चों को जो गांव देहात में काजल लगा देते हैं, वो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। लगाते नहीं है। और जो हमारा ट्रकोमा का इंसिडेंस आज की तारीख में इंडिया में कम हुआ है, वो काजल का जो चलन घटा है, हाँ, उससे घटा है, हुआ है। उससे। अच्छा, और आप हमें ये बताइए डॉक्टर सचदेव, आप अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स खाने, गाजर खाने के अलावा और क्या करते हैं? सीक्रेट बता दो आज डॉक्टर साहब आप। सीक्रेट मैंने अच्छा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अपने लिए ढूंढ रखा है। अच्छा। तो आप अपने किसी बैचमेट के पास जाते हैं, राजेंद्र आई इंस्टीट्यूट के या कहीं सेंटर फॉर साइट के? नहीं, मैं तो ऐसे ही कर रहा था, मगर बेसिकली एनीबडी हु इज मतलब नॉट ओवर यूजिंग द आईज, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी हेरिडिटरी का बहुत बड़ा रोल होता है। आप ये नहीं है कि भाई अगर आपके पेरेंट्स को अगर मायोपिया है तो बच्चे को मायोपिया होने का बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा। अगर पेरेंट्स को कैटरेक्ट जल्दी हुआ है तो आपको कैटरेक्ट हो सकता है। अगर पेरेंट्स को ग्लोकोमा हुआ है, काला मोतिया, वो हो सकता है। डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये हेरिडिटरी का बहुत बड़ा रोल है। तो मे बी अच्छे कर्म किए होंगे पेरेंट्स ने, हमें ये चीज़ें पास ऑन नहीं करी हैं। बाकी ओवरऑल तो आई थिंक गुड हाइजीन वी यूज़। आज की तारीख में जैसे दिल्ली में AQI बहुत सीवियर वगैरह में है, उससे आपकी टीयर फिल्म पे बहुत ख़राब असर पड़ रहा है। आप अगर देखें तो हमारे पास ड्राई आई के केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि जो पार्टिकुलेट मैटर है वो आपकी जो टीयर फिल्म है उसको खुरदरा कर रहा है, उसको ब्रेकअप कर देता है, जिससे कि आदमी को बहुत दिक्कत होती है और आदमी की आईज़ रेड स्क्रैची रहती हैं। तो उसके लिए आर्टिफिशियल टीयर्स या लुब्रिकेंट्स ऑफ द काउंटर वो यूज़ कर सकते हैं आप, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बाकी ओमेगा-3 टेंड्स टू हेल्प फॉर द रेटिना, एंड विटामिन A, as I told you, that is also good for this thing। पौष्टिक आहार खाना है, और चश्मा मैदान में है चिंग लगा के दौड़ना है जी, धूप में रहना है जी, मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन से ब्रेक लेना है। एक त्राटक ध्यान होता है डॉक्टर साहब, जिसमें हम लॉ को देखते हैं जी। है ना, और मतलब कई आई एक्सरसाइज होती है नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा सेंटर्स में, उनसे भी बड़ी मदद मिलती है। उनसे मदद मिलती है, मतलब लॉ से तो मैं इतना नहीं कह सकता, बट एक सिंपल सी एक्सरसाइज होती है, पेंसिल या पेन की टिप लेके आप उसको अपने करीब लाइए। हाँ, ये भी करवाते हैं, उसमें पास ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ। तो उससे जो आपका जहाँ पे मतलब जो आंख का मसल्स का जो अकोमोडेटिव पावर होती है, जहाँ पे ये डबल हो, वहाँ उसको रोक के ट्राई टू फ्यूज इट इनटू वन इमेज, और फिर थोड़ा सा और कम करिए, तो यू शुड बी एबल टू ब्रिंग इट ऑलमोस्ट टिल दी टिप ऑफ योर नोज। तो ये एक्सरसाइज जो है ये भी अच्छी होती है सुबह शाम, एंड देन लुकिंग इन वेरियस डायरेक्शंस आल्सो हेल्प्स। पामिंग बोलते हैं, जो आंख को पाम कर लो, जिससे कि आपको सूदिंग इफेक्ट मिल सकता है। सो दोज आर कपल ऑफ थिंग्स व्हिच कैन हेल्प। और कई लोग जो फैशन में चश्मा लगा लेते हैं, काहे से कूल लग रहा है, हाँ, वो ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
बिना बिना नंबर वाला। वो कहते हैं कि जब आदमी को आप देखते हो तो पहले क्या उसके जूते देखते हो कि उसकी आंखें देखते हो? अगर आप उसका मुंह और चेहरा देखते हो तो जूते आपके पास 25 हैं या 20 हैं तो चश्मा एक क्यों है? हर फैशन के लिए एक चश्मा ले सकते हैं आप। नहीं नहीं, कि लोगों की आंखें ठीक होती हैं बिल्कुल, पर वो कहते हैं अब चश्मा जा रहा है इस लुक के साथ। वो लगा सकते हैं, मगर उसमें प्रॉब्लम ये है कि फुटपाथ से कई चश्मे मिलते हैं, ठीक है? वो चश्मों का जो लेंस होता है वो ख़राब होता है। उसके लिए बड़ा साधारण से आपको टेस्ट बता सकता हूँ। अगर आप चश्मा खरीद रहे हैं, गॉगल्स खरीद रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं स्टाइल के लिए, हाँ स्टाइल के लिए खरीद रहे हैं, तो देखिए ठीक है कि नहीं है। तो उसको देखने के लिए आप चश्मे को अपनी आंख के आगे मूव करिए। अगर सामने का दृश्य मूव, चित्र या जो कुछ भी है वो मूव नहीं करता तो दैट मीन्स उसमें पावर नहीं है जो आपको चाहिए। अगर वो बाएं दाएं मूव कर रहा है उसके साथ तो मतलब उसके अंदर मतलब कि दैट मीन्स देयर इज़ अ पावर इन दैट ग्लासेस। देन यू शुड लुक अगेंस्ट अ ब्राइट बैकग्राउंड टू सी के उसमें इम्प्योरिटीज़ तो नहीं है। अगर चश्मे में इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो उससे भी आपकी आंख में स्ट्रेन होता है, पैरालैक्स हो सकता है, प्रिज्मेटिक इफेक्ट है। तो वो उसके लिए ये सिंपल से 2-3 टेस्ट देखें। वैसे उसका एग्जामिन करिए कि स्क्रैच तो नहीं है, आप देखिए कि भाई लाइट के अगेंस्ट उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ तो नहीं है और उसकी मूवमेंट्स तो नहीं है, और वो चीज़ जो है वो अगर आपका स्क्वायर है या मतलब जैसे रेक्टेंगल है वो टेढ़ी तो नहीं दिख रही। सो दीज आर कपल ऑफ थिंग्स। अगर आप फैशन के लिए चश्मा ले रहे हैं तो ये देख लीजिए कि फुटपाथ से अगर ले रहे हैं तो उसका चीनी माल है तो किस प्रकार का है वो। चीन में बन के आ गया और तुम्हारी आंखों की ऐसी हो गई। धूप का चश्मा खरीदते समय भी इस तरह के ध्यान रखना चाहिए। धूप का चश्मा सबसे इम्पोर्टेंट ये गॉगल्स में ही है। गॉगल्स के अंदर जैसे एक सबसे जो आपको अल्ट्रावायलेट लाइट या जो सन रेज जाती हैं वो आपकी आइज़ को हार्म कर सकती हैं। तो अगर आपने जो पॉपुलर ब्रांड है जैसे एक रेबैन है, रेबैन का नाम कैसे पड़ा? रेबैन का नाम ऐसे पड़ा कि पायलट्स जब जाते थे ऊपर तो उनकी आंख चुधिया जाती थी क्योंकि लाइट इतनी तेज़ होती। तो टू बैन द रेज ऑफ सन, दैट इज़ हाउ द नेम केम। वाह। सो वो आपको बहुत मतलब अच्छा होता है बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द आइज एंड इट अलाउज यू टू लुक इवन व्हेन यू आर इन ब्राइट लाइट। और जो रेटिना के ऊपर दुष्प्रभाव या इससे मल्टीपल एक्सपोजर्स टू सनलाइट एंड ऑल कैन ऑल्सो कॉज अर्ली कैटरैक्ट। So it is protective on the eyes, it is soothing on the eyes and you should use protective sunglasses जब आप बहुत तेज़ मतलब जैसे धूप वगैरह हो, गर्मी हो तो उसमें डालते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब तो मैं सोच रहा हूँ, मैं अपनी आंखों का एक तो सोच नहीं रहा हूँ, आई टेक दिस प्लेज कि मैं अदरवाइज जो चेकअप करवाता हूँ अपनी ईयरली, जो कि कभी ज़रूरत लगी नहीं ऐसी कि आंखें स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, पर चेकअप तो करवा ही लेना चाहिए। मेरा भी तो बड़ा एक्सपोजर देखिए, इन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगा रखी है मेरे स्टूडियो में। एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूँगा, आपने प्लेज की बात करी है जी, तो नेत्रदान महादान है, वो हर व्यक्ति को प्लेज करना चाहिए। क्योंकि जो कॉर्निया है, पुतली की जो बीमारी है, उसका जो इलाज होता है वो पुतली का प्रत्योपन या पुतली का ट्रांसप्लांट से होता है कॉर्निया का। और उसके अंदर पोस्टमार्टम, दिस इज़ द ओनली टिश्यू जहाँ पे हमें मतलब लिविंग नहीं चाहिए, वी कैन टेक द टिश्यू आफ्टर डेथ। तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए हमें कॉर्नियाज चाहिए, तो वो कॉर्नियाज को हम सबको मतलब प्लेज करना चाहिए क्योंकि मौत के बाद तो किसी के व्यक्ति के वो काम की चीज़ नहीं है और उससे कॉर्नियल ब्लाइंडनेस आप हटा सकते हैं। और इससे थोड़ी पर्सनल चीज़ें पर बता ही देता हूँ, जिक्र हुआ है, इससे भी मैं और एक कदम आगे, देहदान में मैं बड़ा यकीन रखता हूँ कि मृत्यु हो उसके बाद तो सब या तो दफन होना है अगर कोई इस्लाम को मानता है या क्रिश्चियनिटी को, या जलना है हिंदू धर्म में या सिख धर्म में। तो उससे अच्छा है कि आपके शरीर को मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाए ताकि बच्चे उस पर सीखें डिसेक्शन हॉल में, है ना, क्योंकि वो उनको बॉडीज़ की कमी भी बहुत रहती है और वो सीखेंगे तो जो जीवित हैं उनकी देह और दुरुस्त रहेगी। बट ऑन दैट नोट, मुझे बहुत आनंद आया आपसे बात करके, बहुत नई चीज़ें जानने को मिली। आप सुन रहे थे डॉक्टर सचदेव को, सेंटर फॉर साइट के कर्ता धर्ता, पद्मश्री मिला हुआ है। और मुझे लगता है कि पद्मश्री मिलने की इनकी बहुत सारी प्रोफेशनल वजहें तो होंगी। ये डॉक्टर बड़े अच्छे होंगे, समझाते बहुत अच्छे से हैं डॉक्टर साहब, तो आपको लिफाफा भी याद रहेगा, आपको बाकी सब चीज़ें भी याद रहेंगी। एंड वी नीड मैनी मोर डॉक्टर्स लाइक दिस हु कैन मेक थिंग्स सिंपल एंड एट द सेम टाइम जो हमें जागरूक भी कर सकें। डॉक्टर सचदेव, थैंक यू सो मच। बैठकी का सिलसिला चलता रहेगा, आप देखते रहिए लल्लन टॉप।